जी नमस्कार विद्यार्थियों, अपने टॉपिक चल रहा था निर्वन कृषि, निर्वन वाणिज्य कृषि। देखिए, भारत में कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे अपन। तो भारत में कृषि के निम्न रूप प्रचलित हैं। एक तो निर्वन एवं वाणिज्य कृषि, जिसके दो भाग थे, आदिम निर्वन कृषि, गहन निर्वन कृषि, फिर आधारित सूक्ष्म कृषि, फिर तीसरा है गहन विस्तृत कृषि। निर्वन वाणिज्य कृषि, निर्वन कृषि के बारे में पढ़ लिया था। तो निर्वन कृषि जो है, इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न प्राप्त करना है, आवश्यकताओं के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त करना है, कि पूर्ति करना है। तो ये है। इसके निर्वन कृषि के दो प्रकार पढ़ लिए थे अपन ने। वो चल रहा था आदिम निर्वन कृषि और गहन निर्वन कृषि। तो आदिम निर्वन कृषि में जो फला है, आदिम निर्वन कृषि में और गहन निर्वन कृषि, यानी कि बच्चों निर्वन वाणिज्य कृषि के दो रूप हैं, आदिम निर्वन कृषि और गहन निर्वन कृषि। अब गहन निर्वन कृषि का बच्चों हम देखेंगे तो आदिम निर्वन कृषि को स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि के रूप में बांटा गया है, और गहन निर्वन कृषि को चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि के रूप में बांटा गया है। फिर आगे देखते हैं हम। आदिम निर्वन कृषि ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, ये हमने पढ़ लिया था। पर स्थानांतरित कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। होता क्या है कि जंगल में जो आदिवासी निवास करते हैं उनके द्वारा ये कृषि की जाती है। तो बच्चों क्या होता है, इसको कर्दन धन वाली कृषि भी बोलते हैं। तो इसमें आदिम समय से, यानी कि जब से इस कृषि का विकास हुआ तब से ही ये परंपरा चली आ रही है। तो आदिम समय से जैसे कि कृषि का विकास हुआ तब से ही, तो इसको कर्तन धन यानी कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उस पर वनस्पति को पहले काट दिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है, फिर 2-3 साल तक कृषि की जाती है। इसमें ना तो कोई खाद की ज़रूरत होती है, ना कोई रासायनिक खाद। इसको मानवीय श्रम के द्वारा ही जो घरेलू औजार हैं, लकड़ी के औजार हैं या लोहे के औजार हैं, इनसे इसको खुदाई करके इसमें बीज बो दिया जाता है, और 2-3 साल तक जहाँ तक इसकी उपजाऊ क्षमता होती है वहाँ तक 2-3 साल तक इसमें कृषि की जाती है। फिर अन्यत्र स्थान को देख लिया जाता है आदिम जनजातियों के द्वारा, वनवासियों के द्वारा, जो आदिवासी हैं जंगल में निवास करते हैं उन जातियों के द्वारा। तो ये भरण पोषण के लिए की जाती है। देखिए, ये आदिम कृषि औजारों से की जाती है, लकड़ी के हल से की जाती है। इसे कर्तन धन कहते हैं कि पहले इसे काटा जाता है, वनों को फिर जलाया जाता है, इसके वजह से खाद का काम करते हैं। स्थानांतरित कृषि सर्वप्रथम थाईलैंड में शुरू हुई थी। छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा साफ किया जाता है, परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज अन्य खाद्य फसलें उगाई जाती है। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देता है और स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि दूसरी जगह फिर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। कृषि के इस प्रकार को स्थानांतरित कृषि या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ा दी जाती है। किसान उर्वरकता अन्य आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करता, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, वह अलग अलग नामों से इस कृषि को जाना जाता है। तो झूम कृषि बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है। तो ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है भारत के, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो वहाँ इस कृषि को, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। और देखें, दीफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में व्यवर के नाम से जाना जाता है इसको, और आंध्र प्रदेश में पोदू के नाम से जाना जाता है बच्चों, और केरल में पोनम के नाम से जाना जाता है। छिपा पेंडा गोड़, ये छिपा पेंडा यानी कि गोड़ जनजाति प्रायद्वीपीय पठार में रहती है। तो
तो इस कृषि को छिपा पेंडा के नाम से भी जाना जाता है। वो एन गौड़ जनजाति के द्वारा जो की जाती है वो कृषि इसी प्रकार की कृषि है, तो छिपा पेंडा भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है। और हिमालय के जो बाग हैं जहाँ पर कृषि की जाती है वहाँ खिल कहते हैं। और वालरा, चीमता और दजिया एंड डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, उदयपुर में जो आदिवासियों के द्वारा जो खेती की जाती है इसे राजस्थान में वालरा, चीमता, दजिया भी कहा जाता है। तो ये तो बच्चों हो गया आपके स्थानांतरित कृषि, क्योंकि इसमें स्थायी नहीं है, ये 3-4 साल तक 2 या 3 साल तक कृषि की जाती है। उसके बाद में जब भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो इसे छोड़कर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे देखते हैं बच्चों स्थायी कृषि जो है इसी का भाग है। देखिए बच्चों इसी का भाग है, आदिम निर्वहन कृषि का ही भाग है। एक तो स्थानांतरित कृषि, दूसरी स्थायी कृषि। अब स्थायी कृषि में क्या होता है बच्चों, इसमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है बच्चों, तो ये है स्थायी कृषि। तो ये है स्थायी कृषि। देखिए तो ये स्थायी कृषि होती है बच्चों, इसमें भूमि पे जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, इस पे जो स्थायी कृषि है ये स्थानांतरित कृषि कृषि के बिल्कुल विपरीत हैं। तो देखिए बच्चों जो स्थायी कृषि है यहाँ पर यदि जनसंख्या का अधिक दबाव हो जाता है तो फिर वहाँ पर लोग स्थायी रूप से बच जाते हैं। तो ये स्थायी कृषि के अंतर्गत आती है। आदिम निर्वाह कृषि का दूसरा रूप है स्थायी कृषि। ये स्थानांतरित कृषि के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कृषि निश्चित स्थानों पर की जाती है। इसे स्थानबद्ध कृषि भी कहते हैं। ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कृषि पद्धति है। इस कृषि में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि के साथ पशुपालन का कार्य मिश्रित कृषि कहलाता है। यह कृषि मध्य हिमालय तथा प्रायद्वीपीय उत्तरी पूर्वी भागों में प्रचलित है। तो स्थायी कृषि क्या होता है, जैसे कि जिस भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ वो लोग स्थायी रूप से बच जाते हैं। और बस जाने की यानी कि अगर ज़मीन कम पड़ जाए तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, जो स्थानांतरित कृषि की जगह वो स्थायी कृषि में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। इसमें जो पशुपालन भी किया जाता है, क्योंकि जो पशु हैं उनकी गोबर की खाद इस कृषि में डालकर इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जाती है। तो ये स्थायी रूप से रहकर वहीं रहना और वहीं इनका पशुपालन करना सब कुछ चीज़ें होती है स्थायी कृषि में। और इसमें जो मिश्रित कृषि का रूप भी है, क्योंकि इसमें पशुपालन भी साथ में किया जाता है। तो साथ में पशुपालन किया जाता है। तो ये हो गई आपके स्थायी कृषि। तो ये मध्य हिमालय तथा प्रायद्वीपीय उत्तरी पूर्वी भागों में प्रचलित हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों गहन निर्वहन कृषि। गहन इसके शब्द से पता चल रहा है। गहन निर्वहन कृषि विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधि से की जाने वाली कृषि को गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। यानी कि बड़े बड़े आकार वाले खेत होते हैं, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी यानी कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है, या ट्रैक्टर का, मशीनों का सबका उपयोग किया जाता है। तो विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधि से पूरे यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक विधि से की जाने वाली कृषि को गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। क्योंकि गहन इसलिए कि ये क्या होता है बच्चों, अधिक उत्पादन लिया जाता है। इससे जनसंख्या का दबाव अधिक है, उसके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग भी किया जाता है और उसके लिए अत्यधिक मात्रा में उत्पादन भी करना पड़ता है। तो जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, इस कृषि में मानव श्रम का प्रयोग अधिक होता है। यानी मानव श्रम का प्रयोग भी अधिक होता है बच्चों इसमें, तथा सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है।
एक ही क्षेत्र पर एक से अधिक फसलें बोई जाती है, यानी फसल आवर्तन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसे फसल आवर्तन कहते हैं। यानी कि एक ही क्षेत्र पर एक से अधिक फसलें बोई जाती है, 3 फसलें ले ली जाती है, एक से अधिक मात्रा में फसलें बोई जाती है। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किसान आधुनिक युक्तियाँ अपनाते हैं। फसल प्रधानता के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। तो गहन निर्वहन कृषि, ये जहाँ पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है वहाँ पर की जाती है। इसके अलावा इस कृषि में मानव श्रम का प्रयोग अधिक होता है बच्चों, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। एक ही क्षेत्र में अधिक से अधिक फसलें बोई जाती है, जिससे फसल आवर्तन यानी फसल बदल के बोई जाती है। फसल आवर्तन कहते हैं। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किसान आधुनिक युक्तियाँ अपनाते हैं। फसल प्रधानता के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है। देखिए ये 2 प्रकार की होती है। तो चावल प्रधान, एक गेहूँ प्रधान। और इसका जो मेन जो उद्देश्य होता है, उच्च उत्पादकता के प्राप्त करने के लिए किसान आधुनिक युक्तियाँ अपनाते हैं, यानी कि आधुनिक युक्तियाँ अपनाते हैं। और फसल प्रधानता के आधार पर जो इस कृषि को 2 प्रकार की होती है बच्चों, चावल प्रधान और गेहूँ प्रधान। अब देखिए चावल प्रधान तो विस्तृत मात्रा में या व्यापक मात्रा में चावल किए जाते हैं। तो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि इस प्रकार की फसलें चावल जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर ये चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। यानी कि जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के मैदान है तथा सिंचाई की सारी फैसिलिटी है, वहाँ पर ही ये चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की जाती है। और ये पश्चिम बंगाल है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि गंगा यमुना का जलोढ़ का मैदान है, इसलिए यहाँ पर ये कृषि की जाती है। गेहूँ प्रधान गहन निर्वहन कृषि, गेहूँ इसकी प्रमुख फसल है जो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में प्रचलित हैं। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर गेहूँ प्रधान कृषि की जाती है, यानी गेहूँ किया जाता है। तो पंजाब है, आपको पता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, प्रायद्वीपीय पठार, ये गेहूँ प्रधान कृषि है। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, ये हमने आदिम कृषि के रूप पढ़ लिए थे। इसके बाद में देखिए, आप देखिए, आपको बता दूं मैं, हमने पढ़ लिए थे आदिम कृषि के रूप। गहन चावल प्रधान हो गया। निर्वहन कृषि के 2 रूप हैं, आदिम निर्वहन कृषि, गहन निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि में अपन ने स्थानांतरित कृषि पढ़ ली थी, स्थायी कृषि पढ़ ली थी। गहन निर्वहन कृषि में चावल प्रधान कृषि और गेहूँ प्रधान कृषि के बारे में पढ़ लिया था। क्योंकि गेहूँ निर्वहन कृषि, गहन का मतलब होता है व्यापक मात्रा में। अब पढ़ेंगे बच्चों वाणिज्य व्यापारिक कृषि। यह कृषि करने का उद्देश्य व्यापार करना होता है बच्चों, यानी कि ये व्यापार के मकसद से बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इनका एक ही फसल को बोया जाता है जिससे कि उसका व्यापार हो सके। तो इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्ष्य अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। भाई इसमें जो वाणिज्य व्यापारिक कृषि होती है बच्चों, तो इस प्रकार की जो कृषि है इनका मुख्य लक्ष्य होता है अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और उच्च पैदावार प्राप्त करना है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है। और जो अपन ने जो पिछली जो कृषियों के बारे में पढ़ा था वो है सिर्फ खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति, और इसका है लक्ष्य लाभ कमाना है। तो इसमें एक ही प्रकार की फसल का अधिक उत्पादन करके आय में वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। तो ये जो वाणिज्य व्यापारिक कृषि है बच्चों, इसका मुख्य लक्ष्य होता है अधिक पैदावार प्राप्त करना। इसमें रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और इधर से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे इसका मेन उद्देश्य होता है अधिक उत्पादकता और अधिक लाभ। अब आर्द्र और शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहता है, वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। गंगा के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत में आर्द्र
प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये जो है कि जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, एक गंगा का मैदान है, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल है, तो जो है पंजाब तक है, पंजाब का पूर्वी हिस्सा, हरियाणा का भी पूर्वी हिस्सा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा। तो यहाँ पर जो है वे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का औसत आर्द्र कृषि में, तो वे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहता है, वहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है। गंगा के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत में आर्द्र प्रकार की कृषि की जाती है। अब है शुष्क कृषि। भाई इसके नाम से पता चल रहा है शुष्क कृषि क्या है। जिन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तथा सिंचाई का अभाव होता है, जिन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जहाँ सिंचाई का अभाव होता है, वहाँ शुष्क कृषि की जाती है। गेहूँ जो हैं, ज्वार, बाजरा, चना, कपास आदि ये शुष्क कृषि की फसलें हैं, क्योंकि इसमें गेहूँ, जौ और ज्वार, बाजरा, चना, कपास ये 50 सेंटीमीटर कम वर्षा में हो जाते हैं। भारत में शुष्क कृषि अरावली के पश्चिमी राजस्थान, यानी कि पश्चिमी राजस्थान अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग हैं, तो वहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय रांची, झारखंड में स्थापित किया गया है, जो भारत की शुष्क क्षेत्रों की जलवायु, प्राकृतिक दशाएं, उचित बीजों का चयन करके शुष्क क्षेत्र है तो कृषि की योजना बनाता है। भाई जहाँ पर कम वर्षा होती है, जहाँ शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या होता है, ऐसे बीजों का ही विकास किया जाता है कि जो यहाँ पर कम पानी की आवश्यकता में अधिक उत्पादन हो सके। तो जो रांची, झारखंड है, वहाँ पर इसका कार्यालय है, जहाँ पर उचित इसके हिसाब से, जलवायु के हिसाब से भारतीय शुष्क क्षेत्रों की जलवायु के और प्राकृतिक दिशाओं और उचित बीजों का चयन करके शुष्क क्षेत्र हेतु कृषि का योजना बनाता है। अब गहन विस्तृत कृषि। अब गहन विस्तृत कृषि का मतलब होता है गहन है और बड़े पैमाने पर विस्तृत व्यापक क्षेत्र में कृषि की जाती है। गहन कृषि का प्रमुख उद्देश्य कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन करना होता है। गहन कृषि का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चों, कम क्षेत्र है, खेतों का आकार किसी छोटा है और अधिक उत्पादन करना होता है। खेत का आकार छोटा होता है, भूमि की तुलना में श्रमिक अधिक है, फसल चक्रण, बहुफसलों और मानवीय श्रम की प्रधानता होती है, इसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो इसमें क्या होता है गहन कृषि में बच्चों, गहन या विस्तृत कृषि में, गहन कृषि का प्रमुख उद्देश्य होता है कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन, यानी कम छोटे खेतों का आकार क्या है, छोटा है और इसमें अधिक उत्पादन लिया जाता है। और इसके अलावा हम देखेंगे बच्चों इसके क्या हो रहा है। तो क्या होता है बच्चों, इसमें गहन कृषि का प्रमुख उद्देश्य कम क्षेत्र पर अधिक उत्पादन करना है। खेत का आकार छोटा होता है, भूमि की तुलना में श्रमिक अधिक है, फसल चक्रण है, फसल को फेर बदल के बोया जाता है जिससे कि उत्पादक क्षमता बनी रहे, बहुफसलें और मानवीय श्रम की प्रधानता आदि इसकी प्रमुख विशेषता होती है। उत्तर भारत में अधिकांश भागों में गहन कृषि की जाती है, यानी कि उत्तर भारत में गंगा यमुना के मैदानों में ये गहन प्रकार की कृषि की जाती है। अब ये देखिए विस्तृत कृषि। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या की तुलना में भूमि अधिक होती है, जनसंख्या की तुलना में विस्तृत कृषि का यानी व्यापक कृषि। तो जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में जनसंख्या की तुलना में भूमि अधिक होती है, वहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में मशीनों और यांत्रिक उपकरणों से सहायता से कृषि कार्य किया जाता है, जिसे विस्तृत कृषि कहा जाता है। भाई जैसे कि मान लीजिए जिन देशों में जनसंख्या तो कम है और भूमि अधिक है, तो वहाँ पर विस्तृत कृषि की जाती है। बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं, वहाँ पर एक फसल को बोया जाता है और 100 500 1000 बीघा के कृषि फार्म होते हैं। आपने टीवी में देख लिया होगा, बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से, बड़े बड़े ट्रैक्टरों के माध्यम से ये कृषि की जाती है। तो ये है जिन देशों में जनसंख्या की तुलना में अधिक भूमि होती है, वहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में मशीनों और यांत्रिक उपकरणों से सहायता से कृषि कार्य किया जाता है, इसे विस्तृत कृषि भी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, ये है चकबंदी।
चकबंदी योजना ये भारत में, चक का मतलब होता है स्थान, यानी कि चकबंदी है कि जैसे कि मान लीजिए किसी किसान के 40 बीघा ज़मीन है और 40 बीघा ज़मीन ही एक 10 बीघा ज़मीन उत्तर दिशा में है और 10 बीघा ज़मीन दक्षिण दिशा में है, 10 बीघा ही पूर्व दिशा में है और 10 बीघा ही पश्चिम दिशा में है। तो जब ये 40 बीघा ज़मीन है किसान के, तो उसको वो 40 बीघा ज़मीन को चकबंदी योजना के तहत एक जगह ही स्थानबद्ध कर दिया गया, यानी कि उसको एक ही दिशा में। इससे क्या हुआ, उत्पादन भी बढ़ा, दूसरी बात किसान को भी ज़्यादा श्रम नहीं लगता और वो अपने खेती पर ध्यान दे सकें। तो गवर्नमेंट के द्वारा जिन किसानों के टुकड़ों में ज़मीन थी उनको तोड़कर एक जगह उस किसानों को ज़मीन दे दी गई। तो ये चकबंदी योजना थी बच्चों। तो देखिए, चकबंदी योजना भारत में, चकबंदी योजना के तहत कृषकों को जगह जगह बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर मिला दिया जाता है, जिससे कृषि जोतों का आकार विस्तृत हो जाता है। फलस्वरूप कृषि कार्य में सुविधा के साथ साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये योजना पूर्ण हो चुकी है, यानी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये योजना पूर्ण हो चुकी है। तो ये भारत में चकबंदी योजना के तहत कृषकों को जगह जगह बिखरे हुए, यानी कि मैंने बताया भी आपको कि जगह जगह जो बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर मिलाकर चक दिया, जिससे कृषि को जोतों का आकार विस्तृत हो गया और फलस्वरूप कृषि कार्य में सुविधा के साथ साथ कृषि उत्पादन भी बढ़ा तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इससे जब एक जगह किसान रहेगा तो कम से कम वो अपने खेत में फसल पर ध्यान देगा। तो ये पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में योजना पूर्ण हो चुकी है। अब है बच्चों जैविक कृषि। अब देखिए बच्चों, जैविक कृषि है तो जैविक कृषि, हम जैविक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते कितना टाइम हो गया उसमें।